देखिए आई इंड्यूस्ड आएगा डी फाइव बाई डी टी, इस डी टी को भी यही रखता हूं, इस इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं रेजिस्टेंस से। तो यहां जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय आर यानी रेजिस्टेंस, इस कंडक्टिंग रिंग का रेजिस्टेंस गिवन है, रेजिस्टेंस ऑफ गिवन रिंग इज स्मॉल आर। मैंने कैपिटल आर रेडियस माना है तो स्मॉल आर रेजिस्टेंस है इसका, क्लियर। तो स्मॉल आर से मैं इसको डिवाइड कर देता हूं, ये हो जाएगी इसमें करंट। तो यहां लिख दूंगा मैं इसमें, ये इंड्यूस्ड करंट है, आई इंड्यूस्ड इनसाइड द गिवन रिंग विल बी डी फाइव बाई डी टी। रिंग में जो करंट आएगी, जो रिंग में करंट फ्लो करेगी वो यही आएगी 1 बाई आर, क्लियर। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ईएमएफ इंड्यूस करता है जिससे इंड्यूस करंट आएगी। अगर मुझे फोर्स बताना है एफ नेट मैग्नेटिक फील्ड इस रिंग पर, तो ऊपर वाले सेगमेंट पर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो मैं दोनों एंड को मिलाकर नेट फोर्स निकाल सकता हूं। वो कैसे आएगा, पहले मैं चेक करता हूं कि ये इंड्यूस करंट किस सेंस में आएगी, पहले ये चेक कर लेते हैं। इसमें नेट फ्लक्स अंदर की ओर है बाहर की ओर है, चेक करो, ये अंदर की ओर डायरेक्शन ही बाहर की ओर डायरेक्शन, तो नेट फ्लक्स आएगा अंदर की ओर, अंदर की ओर नेट फ्लक्स है। तो अगर आप स्विच ऑफ करोगे तो अंदर की ओर फ्लक्स कम होगा, तो इसका मतलब करंट इस प्रकार से आएगी कि अंदर की ओर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़े। तो इसका मतलब करंट जो इंड्यूस करंट आएगी वैसे आएगी, क्योंकि ऐसे आएगी तभी थंब अंदर की ओर जाएगा, तभी अंदर की ओर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, क्योंकि नेट मैग्नेटिक फ्लक्स इसका अंदर की ओर है और यदि स्विच ऑफ करते हो तो वो घटेगा, तो ये बढ़ाना चाहेगा अंदर की ओर, तो करंट ऐसे आएगी। इसका मतलब आप ऊपर हाफ, अपर हाफ पर अगर फोर्स निकालोगे अपर हाफ पर, तो वो ऐसे निकालोगे, दोनों एंड को मिला दोगे अपर हाफ के ऐसे, ये लेंथ हो जाएगी 2IR। बी कितना यूज करोगे, 2B0 BIL, ये L है और I यूज करूंगा मैं, I इंड्यूस्ड, और ये आएगा करंट कैसे है ऐसे, तो फोर्स आएगा ऊपर, नेट फोर्स ऊपर आएगा, तो एक फोर्स आएगा ऊपर की ओर, वो कितना होगा 4B0 I इंड्यूस्ड इंटू R, ये आएगा ऊपर की ओर। लोअर हाफ पे देख लेते हैं कैसे आएगा। लोअर हाफ पर करंट नीचे की ओर है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है, तो लोअर हाफ पर भी ऊपर की ओर आएगा, और कितना आएगा, दोनों एंड को मिला देते हैं, नीचे B0 है, लोअर हाफ की बात करेंगे, देखो ये लेंथ आएगी 2R, नीचे मैग्नेटिक फील्ड है B0 L I इंड्यूस्ड, तो ये ऊपर की ओर और ये भी ऊपर की ओर, 2B0 R I इंड्यूस्ड, ये भी ऊपर की ओर, तो यहां से FB नेट जो आ जाएगा वो लिखा जा सकता है 6B0 R I इंड्यूस्ड, जो कि 1 बाई R डी फाइव बाई डी टी के बराबर है। यहां तक समझ में आया होगा आपको, क्लियर। अब इस इक्वेशन में मैं इसे dt को इधर लेके आता हूं, फोर्स इंटू dt बराबर 6B0। सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन इस क्वेश्चन का ये है जो मैं अब करने जा रहा हूं, डी फाइव बाई डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करता हूं, इंटीग्रेशन यहां लगेगा, ये सब कांस्टेंट है। अब ये क्या चीज होता है एफ डी टी, इसको कहते हैं इम्पल्स, मैकेनिक्स में समझाया गया होगा आपको, ये समझे, याद करो, मैंने बताया था आपको ये इम्पल्स। यहां आएगा टोटल चेंज इन फ्लक्स 6B0 R बाय R, 5 इनिशियल से लेके 5 फाइनल, यानी 5 फाइनल माइनस 5 इनिशियल, तो यहां से आपको इंपल्स मिल जाएगा। अगर आपको मैग्नीट्यूड देखना है तो चेंज इन फ्लक्स यहां से देखो, फाइनल माइनस इनिशियल, ये वैल्यू आएगी 2B0 पाई R स्क्वायर बाई 2, यानी यहां बचेगा B0 पाई R स्क्वायर बाई 2, ये वैल्यू आएगी। तो इंपल्स आएगा 6B0 R बाय स्मॉल r इंटू B0 पाई R स्क्वायर बाई 2, चेंज इन फ्लक्स, ये तो जीरो है तो ये माइनस आएगा, मैं इंपल्स के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं सिर्फ अभी, तो माइनस हटा देंगे वो, क्योंकि फाइनल जीरो है, कोई दिक्कत नहीं इससे, क्योंकि मुझे सेंस पता है, मुझे पता है फोर्स किधर आ रहा है, ऊपर आ रहा है फोर्स,
इनिशियल इसका इंपल्स, सॉरी इनिशियल इसका मोमेंटम 0 था, ये इंपल्स की वैल्यू आई है, ये इंपल्स की वैल्यू आई है। मैंने बाहर की ओर डायरेक्शन पॉजिटिव मानी थी, अंदर की ओर डायरेक्शन निगेटिव मानी थी, और ये डायरेक्शन निगेटिव आ रही है, इसका मतलब ये इंपल्स अंदर की ओर आ रहा है। किधर आ रहा है? अंदर की ओर, नॉट अंदर की ओर तो मैग्नेटिक फील्ड है ना, इंपल्स तो फोर्स की डायरेक्शन में आएगा। फोर्स क्या है? ऊपर की ओर, फोर्स तो ऊपर की ओर है, वो तो मैग्नेटिक फील्ड के मैंने एक कन्वेंशन लिया था, वहां से नहीं पता चलेगा मुझे कि ये किधर आएगा। तो यहां से मैं सिर्फ अभी इसके मैग्नीट्यूड की बात करता हूं। यहां चेंज इन फ्लक्स मेरे सामने आ गया, वो आएगा ये, इसमें माइनस आएगा, उसको हटा दो अभी आप। मैग्नीट्यूड देखो इंपल्स का, तो मैग्नीट्यूड ये आएगा। अब इंपल्स होता क्या है? चेंज इन मोमेंटम। इसका इनिशियल मोमेंटम 0 है, ये रिंग यहां रुका हुआ था, तो जैसे ही आप स्विच ऑफ करोगे तो इतना इंपल्स इसको फील होगा। बी नॉट पाई आर स्क्वायर बाई 2, 6 बी नॉट आर बाई कैपिटल आर। तो इसको अगर अच्छे से सोल्व करें तो ये आएगा 3 बी नॉट स्क्वायर पाई 3 बी नॉट स्क्वायर पाई आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर, रेजिस्टेंस नीचे, ये इंपल्स आएगा। अब इस इंपल्स से आप चेंज इन मोमेंटम लिख सकते हो। इसको हटा देता हूं यहां से, देखिए चेंज इन मोमेंटम, इंपल्स बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम। मुझे पता है कि इस पे नेट फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, जो इंपल्स आएगा वो फोर्स की डायरेक्शन में आएगा और फोर्स इस पे ऊपर की ओर लग रहा है। क्लियर? जो एक छोटे से टाइम इंटरवल dt के लिए लगा, जब इसको आपने स्विच ऑफ किया तब के लिए फोर्स लगा ऊपर की ओर। तो मैं लिखूंगा कि जो इंपल्स है 3 बी नॉट स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, ये ऊपर की ओर आएगा इंपल्स, क्योंकि फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, तो ये इंपल्स ऊपर की ओर आएगा। क्यूब, ये क्यूब है बिल्कुल, बराबर डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम, यानी ऊपर की ओर फाइनल मोमेंटम, मास v फाइनल 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसका मास ऑफ रिंग इज m, ये क्वेश्चन में दिया जाएगा आपको। तो यहां से v फाइनल आप निकाल सकते हैं 3 बी नॉट स्क्वायर पाई आर क्यूब अपॉन m स्मॉल r, ये फाइनल यहां से आपको v स्पीड मिल जाएगी। वो और किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि ये रिंग कितना ऊपर जाएगी। अगर यहां g एग्जिस्ट करता है तो स्विच ऑफ करते ही, मैग्नेटिक फील्ड का स्विच ऑफ करते ही ये रिंग कितनी हाइट अटेन करेगी, सेंटर मास कितना ऊपर तक जाएगा इसका, अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g है। तो यहां आप क्या लगाओगे आप, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी ये, आपको s पता चल जाएगा कितनी हाइट तक जाएगा। तो देखो किस तरीके से उसने EMI के क्वेश्चन में मैकेनिक्स को इन्वॉल्व किया। क्लियर? इसमें कुछ भी चीज ऐसी नहीं जो नहीं जानता हूं मैं, बस जो बेसिक फंडे हैं उसको यूज करते जाओ। अगर उसमें मैकेनिक्स वाले टर्म यूज हो रहे हैं तो मैकेनिक्स वाली थ्योरी इन्वॉल्व करो। जैसे यहां आने के बाद मुझे दिख रहा है कि वो छोटे से समय में d5 चेंज हो रहा है, कहां से? फाइनल, इनिशियल से 0 हो रहा है, यानी चेंज इन फाई आएगा छोटे से समय में। अगर मैं इस dt को इधर लेके जाता हूं तो फाई इंटू फोर्स इंटू dt क्या आता है, इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स dt क्या होता है, इंपल्स होता है। और इधर क्या बन जाएगा, चेंज इन फ्लक्स, यानी चेंज इन फ्लक्स आपको क्या देगा, इंपल्स देगा। और वो इंपल्स मैग्नेटिक फोर्स की वजह से आएगा, मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन में साइन कन्वेंशन से देख सकता हूं, वो ऊपर की ओर आएगी, और इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। समझे? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन और भी हैं, मैं आपको दूंगा, नेक्स्ट देखना, अभी इसी टाइप के क्वेश्चन और भी हैं, वो हम सॉल्व करेंगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल। In this video, I am going to tell you about time varying magnetic field, which is the last topic of electromagnetic induction. इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है ये, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जानते सुनेंगे आप। ये क्या बताता है कि यदि किसी स्पेस में मैग्नेटिक फ्लक्स समय के साथ वेरी करता है तो उस स्पेस में एक डिफरेंट टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। ध्यान से सुनना आप क्या बोल रहा हूं मैं। अभी तक मैंने आपको ये बताया मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होता है, अभी तक ये मैंने आपको सिखाया। अब मैं नई चीज आपको बोल रहा हूं, कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें लिंक्ड हैं। कैसे लिंक्ड है वो लिंकिंग मैं आपको सिखाऊंगा, बाद में समझाऊंगा आपको ये दोनों चीजें कैसे लिंक्ड है। लेकिन ये अलग चीज है थोड़ा सा, इसमें जो डायरेक्टली जिस चीज के बारे में बात करता हूं वो अलग है, इलेक्ट्रिक फील्ड है।
मतलब यहां मैं बोलूंगा या बोल रहा हूं कि किसी स्पेस में यदि मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ चेंज होता है तो उस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड, डिफरेंट टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम होता है नॉन कंजर्वेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक हमने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है वो होता है कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था वो कभी भी लूप क्रिएट नहीं करता है, लूप नहीं बनाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसमें कभी लूप नहीं बनाती है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लूप बनाती है, इसलिए स्पेशल टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड बोला गया है जिसका नाम है नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं यहां लिखिए मैंने टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड या जनरेशन ऑफ, यहां ब्रैकेट में लिख सकते हैं जनरेशन ऑफ नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से सुनेंगे कैसे होता है। देखो मान लेते हैं कि ये एक एरिया है, ये एक एरिया है, क्लियर, ए बी सी डी। अगर मैं इस एरिया पर यहां एक मैग्नेट लेता हूं, मैग्नेट यहां लेता हूं एक मैग्नेट, समझे, बार मैग्नेट, ये एरिया है, इस बोर्ड का एरिया है। बार मैग्नेट को धीरे धीरे इसके पास लेके आ रहा हूं, यहां से धीरे धीरे इसके पास लेके आ रहा हूं। नॉर्थ पोल है इधर, फ्रंट की ओर नॉर्थ पोल है, पीछे की ओर साउथ पोल है, मैं इसके पास लेके आ रहा हूं बार मैग्नेट को। तो आपको क्या लगता है इस एरिया से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा या नहीं होगा? या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस एरिया से एसोसिएटेड चेंज होगी नहीं होगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर चेंज होगी तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। तो आप ये बोलोगे कि इस एरिया से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती जाएंगी, क्लियर। तो यहां आपको क्या देखने को मिलेगा कि इस स्पेस में ये जो एरिया है, इस एरिया में जो ये मैग्नेटिक फील्ड में जनरेट कर रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सिस होगा, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड का एक एक्सिस होगा, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड जहां भी एग्जिस्ट करती है उसका एक मैग्नेटिक एक्सिस जरूर होगा। तो मैग्नेटिक है, जैसे यहां में एनएस है तो बार मैग्नेट का जो एक्सिस होगा वो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सिस होगा, और मैग्नेटिक फील्ड उस एक्सिस से बाहर की ओर ऐसे नॉर्मल से बाहर की ओर निकलेंगे। हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइन सिलेंड्रिकल की फॉर्म में होती है हर जगह, समझे ना, मैक्सिमम। अगर आप पूरी फॉर्म को देखोगे, अगर कहीं मैग्नेट है, कहीं भी अगर मैग्नेट है और उस मैग्नेट की पूरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आप देखते हो तो वो लूप में एग्जिस्ट करती हैं, और उसके एक पोर्शन पे आपको दिखाई देगा, जैसे बार मैग्नेट के अंदर की मैं बात करता हूं तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको सिलेंड्रिकल फॉर्म में दिखाई देंगी, क्लियर। अगर आप इमेजिन करेंगे यहां भी मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस एग्जिस्ट करेगा और उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से ऐसे निकल के पीछे जाके साउथ में एंटर कर रही होंगी। तो इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे एंटर कर रहा होगा और ये उसका एक्सिस है मैग्नेटिक फील्ड का। तो इस एरिया में जब आप मैग्नेट को अंदर की ओर लेके जाओगे, एक्सिस को कांस्टेंट रखते हुए एक्सिस पे आगे की ओर चलाओगे, तो यहां इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट हो जाती है सर्कल की फॉर्म में, और सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंसेंट्रिक होती है, सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंसेंट्रिक होती है। इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन आप बिल्कुल इसी प्रकार से दे सकते हो जैसे इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन देते थे। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो जिस प्रकार से आप इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन देते थे उसी प्रकार से आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी दे सकते हो। अंदर की ओर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, अगर मैं मैग्नेट को इधर लेके आऊंगा, नॉर्थ इधर है, आगे की ओर नॉर्थ है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इससे बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे बढ़ेगी, तो करंट ऐसे आना चाहिए कि जो घटा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आती है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आएंगी लूप की फॉर्म में। क्योंकि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लूप की फॉर्म में है इसलिए इनका नाम अलग टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड है। वो क्या नाम है? नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड।
नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये है। अब ध्यान से सुनेंगे आप, अगर ये बोर्ड कंडक्टर का बना होता, अगर ये सरफेस कंडक्टर का होता और फिर मैं ये एक्सपेरिमेंट करता हूं, ये मैग्नेट को अंदर लेके आता हूं, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लूप की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसके अंदर है? कंडक्टर पर है। ये सरफेस कंडक्टर है, यानी कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। और कंडक्टर में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स यदि इस लूप में आएंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस कंडक्टर के सरफेस पर है और वहां क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो उन फ्री इलेक्ट्रॉन को इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से फोर्स फील होगा, जिसकी वजह से वो इस सर्कल में दौड़ने लगेंगे। ये जो सर्कल मैंने बना रखे हैं, इन सर्कल में वो दौड़ने लगेंगे, जिसकी वजह से यहां करंट जनरेट होने लगेगी। समझे? ये करंट तब तक जनरेट होती जाएगी जब तक फ्लक्स चेंज होता जाएगा, तब तक जब तक आप मैग्नेट को चलाते जाओगे, तब तक ये इसमें करंट फ्लो होती जाएगी लूप की फॉर्म में। इन करंट्स को ही बोला जाता है एडी करंट। अगर आप ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली रखते हैं, मैग्नेट को अंदर बाहर ऐसे, और ये आयरन का है, समझे ना, ये मेटल का बना हुआ है, कंडक्टर है कोई, तो आप ये पाएंगे कि इसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। और कंटिन्यूअस अगर प्रोसेस को आप करते जाओगे तो ये जो कंडक्टर है मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि करंट फ्लो करती जाएगी। और हर एक रियल मेटल में रेजिस्टेंस होता है, जिससे कि पावर डिसिपेशन होता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा कि ये मेटल मेल्ट हो जाएगा। यही रीजन होता है कि जो ट्रांसफॉर्मर का कोर मटेरियल होता है, उस पर बहुत ही ज्यादा रिसर्च की जाती है कि उसमें एडी करंट कम किया जाए। वहां मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ चेंज होता है, बताया जाएगा आपको जब मैं एसी पढ़ाऊंगा, तो वहां आपको ये चीज बताऊंगा मैं कि ट्रांसफॉर्मर कोर मटेरियल क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल क्या है, किस तरीके से वो वर्क करता है। वहां भी मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ वेरी करता है, जिसकी वजह से सेम फिनोमिना वहां एग्जिस्ट करती है। एडी करंट आएंगी कोर मटेरियल में। अगर आपने वो एडी करंट किसी वजह से कम नहीं की, वो ज्यादा है एडी करंट, तो कोर मटेरियल मेल्ट हो जाता है। समझे? तो इस वजह से वहां सिलिकॉन अलॉय यूज किया जाता है, आयरन सिलिकॉन अलॉय यूज किया जाता है कोर मटेरियल में। तो वो बात की कहानी बताऊंगा मैं। तो कुल मिला के यहाँ आपको पता चला अभी कि एक डिफरेंट टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर जाता है टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में। यहाँ इस स्पेस में अगर मैं मैग्नेट आगे की ओर लेके जाता हूं, तो मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ वेरी कर रहा है। क्लियर? तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है अंदर की ओर, यहां अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड है, इफ ऑन एरिया ABCD मैग्नेटिक फील्ड is increasing with time as shown in figure, then there will be electric field lines on this area in form of loop. Because we know electric field does not form closed loop, but here it is forming. That's why
दिस इलेक्ट्रिक फील्ड is different type which is known as non-conservative इलेक्ट्रिक फील्ड। एक पॉइंट और है यहां, अगर आप प्रीवियसली जो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें अगर एक पॉइंट से चलकर आप मतलब किसी स्पेस में कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप एक पॉइंट से चल के किसी लूप में चार्ज को घुमा के दोबारा उसी पॉइंट पे आ जाते हैं, तो आपको वर्क डन 0 करना होता है। लेकिन यहां आप यदि एक चार्ज को एक पॉइंट से लेके इस लूप में घुमा के दोबारा फिर से उसी पॉइंट पे लेके आते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है, नॉन जीरो वर्क करना पड़ेगा, इसलिए ये नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है। हमें पता है कि कंजर्वेटिव फील्ड्स कौन से होते हैं, जिनमें वर्क डन बाय द चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट डिपेंड ऑन द पाथ इफ दे आर गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। अगर मैं एक चार्ज को किसी फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जा रहा हूं, तो वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है कंजर्वेटिव फील्ड में। लेकिन यहां इस फील्ड में अगर मैं एक पॉइंट से चार्ज को ले जाकर दूसरे पॉइंट तक लेके जा रहा हूं और अलग अलग लूप पे जा रहा हूं, तो आपको अलग अलग वर्क करना पड़ता है। तो ये पॉइंट भी यहां लिख देते हैं। दूसरा पॉइंट, इन दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड work done in moving a charge will depend on the path of the motion ऑफ चार्ज, जबकि ये वहां नहीं होता था। क्लियर, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है यहां। अब ध्यान से सुनेंगे आप, यदि मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाहता हूं। अच्छा एक चीज और सुनो, ये पता कैसे चला होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, और वो भी लूप की फॉर्म में? ये चीज पता कैसे चली होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड दिखता थोड़ी ना है, ना मैग्नेटिक फील्ड दिखता है। तो इसको आप फील कर सकते हैं कैसे? मान लेते हैं कि मैंने यहाँ इस सरफेस पर एक चार्ज रख दिया, ये चार्ज रखा हुआ है यहाँ, और फिर ये एक्सपेरिमेंट करो, तो वो जो चार्ज रखा हुआ है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी आ जाती है, उसमें इस डायरेक्शन में वेलोसिटी आ जाती है। अगर आप उस चार्ज को सेंटर से दूर रखोगे तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो अलग होता है, और सेंटर के करीब रखोगे तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अलग होता है। क्लियर, वो मैग्नीट्यूड कितना होता है उस पर मैं बात करूंगा अभी क्वांटिटेटिवली, इस फिनोमेना की मैं अभी स्टडी करूंगा। अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है लूप की फॉर्म में। ये कैसे पता चला मुझे? मैंने अलग अलग लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज रख के देखा अलग अलग, इस स्पेस में मैग्नेट अंदर की ओर बढ़ रही है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर बढ़ रहा है। इस स्पेस में मैंने अलग अलग लोकेशन पर एक चार्ज को रख के देखा, तो मुझे चार्ज की वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल फॉर्म में मिली, एक पर्टिकुलर मैनर में। वो मैनर क्या था कि एक सर्कल के टेंजेंट की फॉर्म में मिली। तो इसका मतलब ये है कि जब रुका हुए चार्ज पे फोर्स लगता है तो वो कौन लगाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है। चार्ज रुका हुआ था, वेलोसिटी कैसे मिली उसको? टेंजेंशियली, ये मैंने देखा। तो इसका मतलब यहां दो बातें प्रूव होती हैं। एक तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही रुके हुए चार्ज पर फोर्स लगाता है, तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। दूसरा, क्योंकि फोर्स एक फिक्स मैनर में लग रहा है, इसका मतलब वो लूप की फॉर्म में। वो मैनर क्या था? टेंजेंशियल। समझे, अलग अलग पोजीशन पे वो वेलोसिटी टेंजेंशियली आती थी। इसका मतलब क्या है कि वो जो फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो लूप की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये एक्सपेरिमेंट से पता चला। समझे मेरी बात? अब मैं क्वांटिटेटिवली ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा इस पे डिस्कस करता हूं। तो इसके लिए पहले मैं ये यहां से डेटा हटा देता हूं।